कहानी का हिंदी अनुवाद है। यह कहानी सरकारी कार्यप्रणाली पर एक व्यंग है। ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो सरकारी तंत्र की हृदयहीनता का शिकार है और पति की मृत्यु के पश्चात सारे प्रमाण होते हुए भी उसे पेंशन पाने के लिए जीवन के अंतिम समय तक नौकरशाही के जाल में भटकना पड़ता है। वह अपने भतीजे इबू तोबा द्वारा भेजे गए रुपये को पेंशन की रकम मान लेती है और बेटे के विवाह की रस्म अदा कर संतुष्ट हो जाती है। बेटा, आपने देखा होगा आजकल इस दुनिया में बहुत जगह भ्रष्टाचार है। हमें एक काम के लिए बार बार उसी जगह जाना पड़ता है और वो काम फिर भी नहीं होता। आपने देखा होगा किसी एक काम के लिए सरकारी दफ्तरों के हमें बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। जब तक कि किसी के पैसे नहीं देते वो काम बहुत ही मुश्किल से होता है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाइए, लेकिन वहाँ पे काम आसानी से नहीं होता। सरकारी दफ्तर में तो ये हाल है कि एक काम के लिए 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं और तब भी वो काम नहीं होता। यानी कि हमारे देश में हर जगह ही भ्रष्टाचार है। आज ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, पढ़िए। आज तीसरा दिन है। बंद की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सका। इबू तोबा नए साल की शुरुआत के पहले ही घर पूरा बनवा लेना चाहता था। सीमेंट न मिलने के कारण कई दिन से काम रुका हुआ है। आज जरा जल्दी घर से निकला था कि रास्ते में बुआ मिल गई। बुआ, किधर से आ रही हो? अरे बेटा इबू तोबा, तुम्हारी चौबी मौसी के पास से आ रही हूँ। बेचारी भाग्य की मारी उसके सिर में गहरी चोट आई है और बिस्तर पर पड़ी है। ये बड़ा बुरा हुआ। चोट कैसे लगी? बेचारी रोजाना की कमाई से पेट भरती, बंद के लिए दिन भी बगीचे से हरी सब्जियां तोड़कर सड़क के किनारे बैठी थी कि किसी ने पत्थर चला दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। चाओबी को काफ़ी गहरी चोट आई है। कहीं किसी दिन गहरी चोट लग गई तो हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते यानी कि पछताते रह जाना। जाओ तुम भी दिखाओ। साइकिल घुमाकर मैं चौबी मौसी के घर की ओर चल पड़ा। साइकिल चलाते हुए मुझे गुलाब मौसा याद आने लगे। वे बोर्ड साहब के माली थे। माली जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उसमें पानी देते हैं। साहब जब मणिपुर छोड़कर जाने लगे तो उन्हें असम राइफल्स का माली बना गए। वे जब भी मिलते आप बीती सुनाते। इबू तोबा साहब, लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या क्या? मूसा जी। ऐसा मतलब किसने पूछा? इबू तोबा ने मूसा जी से। जब मैं काम से घर लौटता तो तुम्हारी फूहड़ मौसी मैले कुचेले सी मिलती हैं और जो काम कर रही होती है उसी में उलझी रहती है। मेरी तरफ आँख उठाने की फुर्सत नहीं होती। वे शिकायत के लहजे में बोलने लगते। जब साहब लोग घर लौटते हैं तो मेम साहब बनाव श्रृंगार की सजी संवरी उनकी आगवानी करती हैं। कहीं बच्चा परेशान ना करे, उससे पहले ही आय के साथ बाहर भेज देती हैं। खा पी कर तरोताज़ा होकर बच्चों को लेकर शाम के समय घूमने निकलते हैं। जब ऐसा हो तो प्रेम से कैसे नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ तो घर इसलिए आने का मन नहीं करता कि पत्नी से वैसा प्रेम ही नहीं मिलता। गुलाब मूसा की शिकायतें कुछ वाजिब थी और कुछ गैर वाजिब। पुरुषत्व का अहम, पत्नी से सेवा प्राप्ति की मधुर व्यवहार की चाहत स्वाभाविक है। गुलाब मूसा भले ही माली हो पर अपनी पत्नी के लिए साहब से कम थोड़े ही थे। एक दिन अपनी धुन में मूसा बोले। इबू तोबा एक दिन साहब से मुझसे पूछा, गुलाब बंगले की सीढ़ियों के पास जो गुलाब का पौधा है, कभी उस पर फूल क्यों नहीं खिलते? इतना कहकर मैंने चाकू से उस पौधे को सट से बीच से काट दिया। साहब भुचक होकर बोले, फूल खिलने की बात कहकर उसे काट क्यों दिया? साहब कुछ दिन इंतजार कीजिए, फूल जरूर खिलेंगे। इसके बाद मैंने पौधे को निराया और खाद डालकर सींच दिया। कुछ दिन बाद उस पौधे के कोपले फूटने लगे। कोपले यानी कि उसमें नई नई छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी। फिर फूल आ गए। साहब ने देखा तो मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दी, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। एक दिन वे बड़े खीन स्वर में बोले, इबू तोबा मैं बहुत ही नासमझ और बेवकूफ़ हूँ। साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। जब वे जाने लगे तो मुझसे पूछा, गुलाब तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। मैंने कहा, एक दुकान खोल सकूँ, ज़मीन का इतना सा टुकड़ा दिला दीजिए। उन्होंने बोल इकाई में बहुत सारी ज़मीन देने की बात कही, पर मैं तो बाजार के पास कोई ज़मीन चाहता था। साहब लोग बुद्धिमान होते हैं,
उन्हें अंदाज़ा था वो ज़मीन 10-20 साल बाद दुकान के लिए उम्दा जगह साबित होगी। आज वहाँ स्कूल, कॉलेज, तेल कंपनी, बड़ी-बड़ी दुकानें, बहुत कुछ बन गया। उनका कहना मान लिया होता तो आज इतनी तंगी में क्यों जीता। और भी अनेक बातें उन्होंने सुनाई थी। मैं चौबे मौसी के यहाँ पहुँचा। मुझे देखते ही पुलकित हो गई, यानी कि खुश हो गई, अपना दर्द भूल गई। बोली, इबो तोबा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कई दिनों से तुम्हें कुछ काम सौंपना चाहती थी, कहकर मुड़ी और अपने बिस्तर के नीचे, गद्दे के नीचे टटोलने लगी। कपड़े में लिपटा कागजों का पुलिंदा निकला। दर्द में भी उठकर कपड़े की गांठ खोली। कुछ पुराने कागज़ निकाले, गोल मटोल कागज़ जिन पर अंगूठा लगा हुआ था, मुझे देते हुए कहने लगी, देखो बेटा, ये तुम्हारे मूसा की नौकरी के प्रमाण है। मूसा को मरे एक अरसा हो गया। पेंशन मिलने से पहले वे भगवान को प्यारा हो गई। अब उनकी पत्नी को उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। मौसी, इतने दिनों से मुझे तो पेंशन की बाबत पता ही नहीं था। बेटा, इसके लिए खास लोगों से सिफारिश करनी होती है, इसलिए सन्नतोबा भाग दौड़ कर रहा था। थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी खर्च भी हो चुका है। कागजात तैयार कराने में काफ़ी दिन भी लग गए। जमाना जानता है कि तुम्हारे मूसा जी मर चुके हैं, पर यहाँ मरने के लिए भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत आ पड़ी। हाँ मौसी, यह तो सही है। तुम्हारे मूसा के साथ शादी के बाद मैं 50 साल से भी ज़्यादा रही। सबको पता है कि तब भी मुझसे इस बात का सबूत देने के लिए कहा गया कि मैं तुम्हारे मूसा की पत्नी हूँ। मौसी, पेंशन के लिए यही नियम है। वह थकावट के कारण हाँफने लगी, पर आगे बताने लगी। एक दिन सन्नतोबा एक आदमी को लेकर आया था। उसने बताया कि पेंशन के लिए भागदौड़ करने में कम से कम 2000 तो लग जाएंगे। फाइल ढूंढेंगे, कागज़ों की छानबीन करने, आने जाने, खिलाने पिलाने में। मैंने पूछा, 2000 देने के बाद मुझे कितना मिलेगा? करीब 12-13 हज़ार मिलेंगे, उस आदमी ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? मौसी ने उत्तर दिया। मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने अपनी दुकान वाली जगह बेचकर 2000 रुपये दे दिए। रुपये देने के बाद भी अभी तक पेंशन क्यों नहीं मिली? अरे, और भी कई बातें हैं बेटा। मेरे चोराब कोर्ट जाए बिना काम नहीं होगा, ऐसा बताया। पर मैं क्यों जाऊं? मैंने कोई अपराध नहीं किया। इतने दिनों बिना पेंशन के रही, अब पेंशन की याद कैसे आ गई? मैंने पूछा। इबो तोबा, मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। लड़ाई के दिनों में बचाव के लिए भटकते हुए जाना हम डाखलवाए गांव पहुँचे तो तुम्हारी बड़ी बहन इबे मचा ने वही शादी कर ली। तुम्हारे मूसा नाराज हो गए और उससे अपना संबंध तोड़ दिया। अब मैं मरने से पहले उसे कुछ दे दाकर विवाह की रस्म पूरी करना चाहती हूँ, ताकि वह अपने मायके आ सके। नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपने लिए न सोच, अपनी संतान के सुख की चिंता करना शायद हर माँ की नियति है। मैं हर संभव कोशिश करके मौसी को पेंशन दिलवाने की बात कहकर और उनके हाथ पर 10,000 रुपये रखकर चला आया। पेंशन सेल सेक्रेटरीट बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में है। ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ी चढ़ते हुए दीवार पर एक प्लेट लगी हुई देखी। उस पर लिखा था, कीप क्लीन, यानी कि साफ रखो। पर दीवार का कोना पानी के पीक से रंगा हुआ था। दूसरी मंजिल पर पहुंचा, कोने में एक डस्टबिन रखा हुआ था, यानी कि कूड़ादान, जिस पर लिखा था, यूज मी, यानी कि मेरा प्रयोग करो। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग पान के पीक थूकने के लिए किया गया था। चारों तरफ चुरुट के टोटे, झाड़ी हुई राख और बीड़ी के टुकड़े दिखाई दिए। दफ्तर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? चौथी मंजिल पहुंचा। अफसरों के नेम प्लेट कमरों के आगे लटके थे। दरवाजों के आजू बाजू गमले रखे हुए थे। वे भाग्यशाली लोग हैं जो सरकारी नौकरी, चाहे जैसी भी हो, मैं पाना चाहता था। विधवा माँ ने मुझे बड़े कष्ट के साथ पाला है। मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक किया था। पीयूसी की परीक्षा
के समय माँ की बीमारी के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। क्या करता? माँ का इलाज कराने, दवाइयाँ खरीदने के लिए चेहरा ढाँप कर रिक्शा चलाने लगा। चेहरा ढाँपने के कारण पुलिस वाले मुझसे तरह तरह के सवाल करते। बाद में मैं थोना ओजम मणि भैया के संग मिस्त्री का काम करने लगा। मैं बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर पहुंचा। पेंशन सेल का एक एसो हाई नेक जर्सी पहने है। मैं उसके पास बहुत देर से खड़ा था। मेरी 3 बार की पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंची। वह अनसुना बना रहा। एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। तब मैंने उसके एकदम पास जाकर कहा, इन्हें एक बार देख लीजिए, और अंगूठा लगे 24 मूसी के कागज उसके सामने फैला दिए। उसने मुंह ऊपर उठाया, मेरी ओर देखते हुए बोला, यह काम करने वाले आज छुट्टी पर हैं और लंच टाइम है, कैंटीन चलते हैं। कहते हुए सामने वाले सज्जन के साथ चल दिए। इस ऑफिस के मैंने अनेक चक्कर लगाए और कल आना परसों आना पर काम कभी भी पूरा न हो पाया। चक्कर काटते काटते ऑफिस के कई लोगों से जान पहचान भी हो गई थी। उनमें से कुछ कहते, यह केस तो सन 60 से पहले का है, सही प्रमाण भी नहीं जुटाए तो मुश्किल पेश आएगी, खर्चा भी बहुत होगा, इसमें तो कोर्ट में भी जाना बेहतर है। 3 महीने बाद एक दिन बुआ ने सूचना दी, तुम्हारी चौबी मौसी नहीं रही। आखिरी वक्त तुम्हें बड़ा याद किया। तुम्हारी कोशिशों से मिली पेंशन की रकम से अपने बेटी का सामान वगैरह देकर विवाह की रस्म अदा कर पाने में बहुत संतुष्ट थी। अपने लिए एक नई साइकिल खरीदने और टपटपाती हुई छत की मरम्मत के इरादे से इकट्ठे किए हुए 10,000 रुपये मैंने चौबी मौसी को दे दिए थे। उस रकम को उन्होंने पेंशन के रूप में समझ लिया था। यह जानकर मुझे असीम सुख मिला। बच्चों, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए और सबको अच्छा कहना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। धन्यवाद।